एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। एक बार एवी मेरा जल्दी से चेक कराओ सो दैट वी कैन स्टार्ट टुडे सेशन। ऑल क्लियर है? हेलो हेलो हेलो। गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए जी, तो स्टार्ट करें। आवाज अगर सब कुछ एकदम क्लियर है तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। और जैसे कि आप सभी लोगों ने नोटिस कर लिया कि आज है अपना पेपर 1 का ओरिएंटेशन सेशन, द फर्स्ट सेशन फॉर दिसंबर बैच। तो एक बार अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आगे आने वाले 6 महीनों में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी और कैसे हम लोगों को कंप्लीट करना है अपना पेपर 1। और इस बार का जो हमारा टारगेट है वो है 40+ क्वेश्चंस का, तो हम उसे कैसे कंप्लीट करेंगे उसके ऊपर भी जो है वो मैं आप लोगों से चर्चा करने वाली हूँ। सही है? क्लास का नोटिफिकेशन आया था क्या? नोटिफिकेशन आया था आज क्लास का? नहीं आया? चलो, अब अगली क्लास से डेफिनेटली आएगा। नहीं नहीं, रचना मैम क्यों नहीं लेंगे क्लास? रचना मैम भी लेंगे क्लास, क्यों नहीं लेंगे? चलिए, अगली क्लास से आ जाएगा। पेपर 1 के ओरिएंटेशन के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो जैसे कि आप सभी लोग अच्छे से जानते ही हैं कि ये जो हमारा सेशन है, इस सेशन के अंदर हम लोग आज जुलाई के अंदर बात कर रहे हैं और हमारा जो कोर्स है वो हम सभी लोग दिसंबर वाले एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे हैं। तो हम लोग जो है वो नवंबर तक हमारा कंप्लीट कोर्स जो है वो करने के यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। अब आप सभी लोगों ने बहुत सारी जगहों पर पेपर 1 देखा होगा, बहुत सारी जगहों पर आप लोगों ने हो सकता है पढ़ा भी हो इससे पहले 1-2 जगहों पर। बट मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जो मेरा स्टाइल रहेगा या जो हमारा स्टाइल रहेगा जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म पर, कैसे हम लोग पेपर 1 कवर करते हैं, ऐसा क्या स्पेशल है जो आपको मिलेगा जो शायद आप लोगों को यूट्यूब की क्लासेस में नहीं मिलता है या बाकी जगह प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलता है, क्या इस यूएसपी है और कैसे स्ट्रैटेजाइज करेंगे उसके ऊपर आज अपन चर्चा करेंगे। सही है? तो आज का दिन जो है वो डेडिकेट कर रहे हैं स्ट्रैटेजी के लिए। ठीक है, इसके बाद में क्योंकि आपको पता ही है कि रचना मैम जो है वो उन्हें भी थोड़ा डेंगू हो गया था बीच में, तो शी वाज आल्सो नॉट वेरी वेल। सही है, तो इस वजह से थोड़ा बहुत 1-2 दिन के गैप के बाद में जो आपकी रेगुलर क्लासेस है वो हम लोग स्टार्ट कर देंगे, जिससे आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी रहे। मैं आपको पूरा पूरा स्टडी प्लानर, पूरा स्केड्यूल सब कुछ अच्छे से दिखाऊंगी। आराम से शांति से आधा घंटा की बात है, आधे घंटे मेरी बात सुन लो, स्ट्रैटेजी बना लो। क्योंकि देखो, मैं आपको कोई भी इधर उधर की बात नहीं, स्ट्रेट पॉइंट, पेड क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्ट्रेट टू द पॉइंट मैं आप लोगों को लेके चलूंगी। और कंटेंट भी ऐसा ही होगा, एकदम प्रीसाइज बुलेट पॉइंट्स के अंदर, पीपीटी फॉर्म के अंदर, जो आप लोगों को अच्छे से नोट मेकिंग में भी काम आए और सारी चीजें आपकी सॉर्टेड रहे। सही है? नहीं हो जाती है नदी? एक बार आप स्क्रीन को टैप करो, नीचे चैट का बॉक्स बना हुआ आता है, आप उस पर क्लिक करना तो आपकी सारे नोटिफिकेशन, वो जो चैट है वो स्क्रीन से हट जाएगी, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो, मैं यहाँ पर शुरुआत करती हूँ। सबसे पहली बात तो हमारे पास में यहाँ पर कितने सवाल है? 50 सवाल है। अगर मैं टू द पॉइंट चलूं तो मुझे ये पता है कि मुझे जो है वो क्या करना है, 40+ नंबर लेके आने हैं। अब यहाँ पर मैं 3 कैटेगरी है जिसे डिवाइड करने वाली हूँ। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनके 20 या 25 सवाल मैक्सिमम सही हो पाते हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके 30 से 35 सवाल मैक्सिमम है जो आज तक उन्होंने सही किए हैं। और कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो बिल्कुल ही क्या है, जो बिल्कुल ही बिगिनर्स, एकदम ही बिगिन कर रहे हैं। ठीक है, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके 40 या अबव क्वेश्चंस ऑलरेडी सही हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, हम साथ में मिलकर और अच्छा रिवीजन करेंगे और कोशिश करेंगे कि 45+ हमारा इस बारी जाए स्कोर। पर ये मेरे हिसाब से 3 बेसिक कैटेगरी होती है
जिसमें एक है जो कि बिल्कुल बिगिनर है, जो शायद फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है, फर्स्ट टाइम ही एग्जाम देगा या फर्स्ट टाइम अभी अगस्त के अंदर एग्जाम देगा और दिसंबर उसका टारगेट है। सही है। कुछ ऐसे बच्चे हो सकते हैं जो 20 से 25 क्वेश्चन मैक्सिमम सही कर पाते हैं और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो 30 से 35 क्वेश्चन मैक्सिमम सही कर पाते हैं। ऑब्वियसली इसके बीच में भी कुछ बच्चे लाए करेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना। अब मेरा ये सवाल है आप सब लोगों से, जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो कभी भी पेपर 1 को अटेम्प्ट करते हैं, चाहे वो मॉक टेस्ट में करते हो, टेस्ट सीरीज में करते हो, क्या कभी आपने कैलकुलेशन लगाई है? क्या आपने कभी सेल्फ असेसमेंट लगाया है? लगा के देखा है कि यार मेरे कौन सी यूनिट के क्वेश्चन सही होते हैं ज्यादातर, कौन सी क्वेश्चन गलत होते हैं? क्या हमने कभी भी ऐसा देखा है? बोलो, क्या कभी भी हमने ऐसा एनालिसिस करके देखा है ना? 3 सवाल पूछूंगी आपसे। मेरा पहला सवाल, क्या हमने कभी भी वो सेल्फ असेसमेंट करके देखा है क्या हमने कभी भी ये सोचा है क्या यार मेरा ये पर्टिकुलर यूनिट के सभी क्वेश्चन तो सही होते हैं, ये यूनिट के क्वेश्चन मेरे सही नहीं होते, इसमें मैं हमेशा कंफ्यूज होता हूं? क्या इस हिसाब से हमने कभी सोचा है? अगर नहीं सोचा है तो नंबर 1 पॉइंट लिख लीजिएगा कि ये करना है। दूसरी चीज, जो आपका पढ़ने का स्टाइल है उसके ऊपर मेरा एक सवाल है। आपके पढ़ने का स्टाइल कैसा है? देखो, हर एक बच्चा एक जैसा नहीं पढ़ सकता, हो सकता है जैसे मैं पढ़ा रही हूं वैसे भी आप नहीं पढ़ते हो, बट अब क्योंकि हम लोग एक कोर्स में एनरोल्ड हैं और मैं ये चाहती हूँ कि अगले के 5 महीने आप और मैं एक ही तरफ अलाइन रहे, एक ही दिशा में चले और वो दिशा हमारी ग्रोथ की हो, ये मेरा फैसला है। तो इसीलिए अगले 5 महीने जो भी आपका स्टाइल ऑफ तरीका है पढ़ने का, जो भी आपका स्टाइल ऑफ स्टडिंग है, वो स्टाइल ऑफ स्टडिंग में हम थोड़े थोड़े से जो है वो बिट्स एंड पीसेस के अंदर चेंजेस करेंगे, इंप्रूवमेंट करेंगे। अगर आपको ऐसा लगता था कि आप लोग जो है वो एक बारी में पढ़ के मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते थे, तो बहुत अच्छी बात है, बट उसमें क्या बेहतर किया जा सकता है? मैम, हमसे थ्योरेटिकल यूनिट्स जो है उसमें अच्छा स्कोर नहीं होता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? यानी कुल मिला के जो भी आपका स्ट्रक्चर रहा है, फॉर्म रहा है, पढ़ाई करने का तरीका रहा है, उस तरीके के ऊपर हम सवाल करेंगे। एंड तीसरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगता है कि आपको जेआरएफ दिलाएगी, वो है हमारी कंसिस्टेंसी। क्या है जी? हमारी कंसिस्टेंसी। सही है। देखो, एक बहुत बड़े आदमी ने ये चीज कही थी कि एक काम को एक बारी कर लेना कोई बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है ना? जब आप किसी एक बड़े काम को एक बार कर लेते हो तो उसे तुक्का भी कहा जा सकता है, पर अगर आप वही काम बार बार दोहरा सको, सक्सेस को बार बार दोहरा सको, तभी उसे क्या माना जाता है? रियल सक्सेस माना जाता है। तो बिल्कुल बस वैसे ही मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि हर चीज की दुनिया में अगर आप सक्सेस पाना चाहते हो किसी भी फील्ड में, किसी भी अरीना में, तो सिर्फ एक तरीका है, एंड दैट इज कंसिस्टेंसी। अब अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत भी कभी रिसर्च एप्टीट्यूड सुना है मेरे मुंह से, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं पढ़ाती हूं आपको, तो आपने डेफिनेटली कभी ना कभी मेरे मुंह से सुना होगा वर्ड रिलायबिलिटी, सुना होगा। और मैं रिलायबिलिटी के साथ में हमेशा बोलती हूँ कि RC से हम इसको याद करते हैं, इस तरीके से ट्रिक से हम लोग हर चीज पढ़ते हैं, है ना? तो आपको पता होगा कि रिलायबिलिटी मींस कंसिस्टेंसी या कंसिस्टेंसी मींस रिलायबिलिटी। दैट इज कि आप कोई भी एक चीज को बार बार दोहरा सकते हो या नहीं। हमारा अगले 5 महीने में ये टारगेट रहेगा कि आज आप जैसे हो उससे बेहतर आप कल बनो, कल जैसे उससे बेहतर परसों बनो, ठीक है ना? मैं आज पहली बार ये सारी बातें आपसे कर रही हूँ और मैं फिर बता रही हूँ, ये बार बार दोहराई बातें नहीं होंगी। आज हमारा पहला सेशन है, ओरिएंटेशन सेशन है। मैं चाहती हूँ कि दुनिया में जितना मोटिवेशन हो सकता है अपने अंदर भर लो, क्योंकि ये जो मोटिवेशन है ना, ये मैं एक्सट्रिंसिकली बार बार नहीं दूंगी, ये इंट्रिंसिकली आना चाहिए। चाहे मैंने संडे को क्लास ली या नहीं ली, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर 5 बजे पढ़ने बैठते हो तो पढ़ो। इन दैट केस कि मैम हमको कहीं जाना नहीं है, बहुत इमरजेंसी नहीं है, अगर डिसाइड किया है कि 1 घंटा पढ़ेंगे तो 1 घंटा पढ़ेंगे, चाहे आप कुछ भी पढ़ो। आप पेपर 1 के अंदर RC करो, DI करो, रिसर्च पढ़ो, टीचिंग पढ़ो, इट डजंट मैटर। कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है। आपने अपने जीवन में अपनी मर्जी चलाई है हमेशा, ठीक है? अगले 5 महीने मेरी मर्जी चलेगी। अगले 5 महीने हम वो करेंगे जिससे आपका और मेरा JRF निकलेगा, ठीक है ना? हर बैच को मैं ये बोलती हूँ, ये आपकी लड़ाई नहीं है, ये मेरी लड़ाई है। और मैंने एक नंबर अपनी टीम को भी आज सुबह दे दिया था और मैं आपको भी दे देती हूँ कि JRF अड्डा को 1000+ JRF देने हैं इस बार। आप अगर YouTube से आए हो तो आप इतना तो समझते होंगे कि मेरे को रैट रेस में पार्टिसिपेट करने का कोई शौक नहीं है। जो मैं करती हूँ या जो JRF अड्डा पे आज तक किया गया है, वो हो सकता है कि कॉपी होके किया गया होगा, बट हाँ, ये जरूर है कि जो दूसरे कर रहे हैं वो हमें करने की कोई होड़ नहीं है, क्योंकि मुझे ये पता है मेरा टारगेट जो है वो बहुत क्लियर है और वो सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन है।
ठीक है ना। ना मैं जबरदस्ती हिंदी मीडियम के बच्चों को सॉफ्ट टारगेट बना के वीडियोस बनाऊंगी, ना मैं आपको जबरदस्ती कुछ भी बोल के, कोई सिंपैथी कोई एम्पैथी नहीं। सिंपल सी बात है, चाहे तुम पेड कोर्स में हो, चाहे तुम यूट्यूब पे हो, चाहे कुछ भी हो, तुमने कंसिस्टेंसी नहीं रखी, तुमने पढ़ाई नहीं करी, तो मैं कितना ही अच्छा पढ़ा लूं, मैं सर पीट पीट के तुमको याद दिला दूं चीजें, नहीं होगा। तो एक चीज याद रखना, आज हो सकता है कुछ बच्चे इसमें से पेड कोर्स वाले हो सकता है ओरिएंटेशन सेशन मैंने फ्री किया है तो कुछ बच्चे लेने की सोच रहे हो, डर भी जाए कि मैम आप तो ऐसे बोल रहे हो, पर मैं रियलिटी बता रही हूँ। मैं आपके सिर्फ एक कोर्स के लिए या छोटे से एक 10,000 के पैकेट के लिए या 15,000 के पैकेट के लिए मैं कभी आपको ये चीज नहीं बोलूंगी, ब्लंट रहूंगी, डांटूंगी भी, आपकी ट्रैक भी करूंगी प्रोग्रेस कि आप कल कितनी देर क्लास में थे। आज मैंने एप्लीकेशन में भी ट्रैकर लगा देना है, कितनी क्लासेस देखी, कितना रिवीजन किया, क्या नहीं किया, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आपने मैं भाई कोर्स ले लिया और मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये रियलिटी है कि यहां पर कोई और करे ना करे, आपको ये याद रखना है कि अदिति मैम हमेशा देख रही है। अदिति मैम के पास में हमेशा 1 महीने की रिपोर्ट आती है, जिसमें रिपोर्ट में मैं सबसे पहले एक चीज पूछती हूँ, कितने बच्चे रेगुलर है, कितने बच्चे हैं जो रेगुलर नहीं, और उन बच्चों के पास में मैसेजेस जाते हैं, टाइम टेबल जाता है। सही है ना। तो मेरे लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप सब बच्चे जो है वो कंसिस्टेंट रहें और अगले 5 महीने कोशिश ये करें कि हम लोग साथ में चले। आज क्लास में आए हो, कल भी क्लास में रहोगे, और ऐसे 5 महीने हम क्लास में पढ़ेंगे। और ये मेरा वादा है, अगर आपने सिर्फ क्लासेस भी रेगुलरली देख ली तो सिलेक्शन हो जाएगा, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। बस मुझे एक मौका दो, आपने जो करना था कर लिया, अब बस 5 महीने आपके जीवन के मैं मांग रही हूँ। और मैं ये मानती हूँ कि आपका जेआरएफ होगा या असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे, वो सब मुझे नहीं पता, मैं पेपर नहीं बना रही, बट मैं ये जरूर बोलती हूँ कि जिस हिसाब का नॉलेज सेट आपका आज है, जैसे इंसान आज आप हो, आप उससे बेटर ही कुछ लेके जाओगे अगले 5 महीने में। अगर आपने आज जेआरएफ अड्डा पे ट्रस्ट किया है, मुझ पे ट्रस्ट किया है, हमारे टीचिंग फैकल्टीज पे ट्रस्ट किया है 1% भी, तो वो हो सकता है। आपको ये भी बता दूं कि किसी भी एक पेड प्लेटफॉर्म का या किसी भी एक प्लेटफॉर्म के बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी हो सकते हैं जो शायद कभी आपको जीवन में कोई नहीं बताएगा, मैं बता सकती हूँ। हो सकता है कि कभी कभी टेक्निकल इश्यूज आ जाए, हो सकता है कि कभी कभी पीडीएफ एक की जगह 2 दिन में डल जाए, हो सकता है कि कभी कभी क्विज जो है वो आज की जगह आपको शाम को चले, सुबह की जगह शाम को चल जाए। ये सब चीजें पॉसिबल है बेटा। हम अपनी तरफ से पूरा ट्राई करेंगे कि जो गलतियां करी गई है वो दोबारा दोहराई नहीं जाए। वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट, वी आर ट्राइंग टू बी कंसिस्टेंट एज मच एज पॉसिबल, एंड आई मेक यू वेरी वेरी हैप्पी एंड प्राउड अबाउट द डिसीजन कि यार मैंने इस फर्म में 1,000 रुपए भी डाला है। तो ये मेरा आपसे वादा है, और बहुत ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी के साथ में मेहनत करूंगी और पूरी टीम मेहनत करेगी, ये भी आपसे वादा है। तो ये तो हुई बातें मोटिवेशन की, ये तो हुई बातें कि हम अगले 5 महीने आपसे क्या डिमांड कर रहे हैं और आप अगले 5 महीने मेरे से क्या डिमांड करो। आखिर में लास्ट चीज जो मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगी, मैं बस एक चीज बोलती हूं, हमेशा याद रखना एक चीज, अगर आप एक ऐसी चीज है ना जो कभी भी किसी भी टीचर से सबसे ज्यादा मात्रा में ले सकते हो, एक चीज जो आप किसी से भी ले सकते हो, वो ये है मेरी पेडागॉगी। टीचर का मतलब पीडीएफ कभी नहीं होता है, टीचर का मतलब जो है वो क्लासेस नहीं होता है, टीचर का मतलब ट्रेनर नहीं होता है। टीचिंग और ट्रेनिंग में क्या डिफरेंस होता है, टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ोगे। टीचर का मतलब होता है उसकी पेडागॉगी। आपने मेरा कोर्स नहीं ज्वाइन किया है, आपने मुझे ज्वाइन किया है। आप चाहे ये कोर्स लो या कोई और भी कोर्स लो, आप कोर्स नहीं लेते, आप टीचर पिक करते हो कि यार मुझे इससे पढ़ना है, क्योंकि कोर्स में सिलेबस में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें लोग पढ़ाते हैं, सब पढ़ाएंगे, किताबों में भी है, पीडीएफ भी है, यूट्यूब पे भी क्लासेस है, बट आप मुझे ज्वाइन किए हो, आप टीचर को पिक करते हो। क्यों? कि अगले 5 महीने मैं उसकी संगत में रहना चाहता हूं। जब हम लोग एंशियंट पीरियड के अंदर पढ़ते हैं, जो एंशियंट वाला आपका एजुकेशन सिस्टम था, गुरुकुल सिस्टम था, उसमें क्या होता था, एक टीचर के पास रहता था, गुरु के पास रहता था शिष्य, और बिल्कुल वहां से सीखता था। तो बस वही अडेप्टेशन है, थोड़ा मॉडर्नाइज वर्जन है कि घर में बढ़िया निक्कर विक्कर पहन के आप लोग वीडियो देख रहे हो, मैं अपना निक्कर विक्कर पहन के वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि इतना इससे नीचे तो दिखना नहीं है, किसी दिन दिखेगा तो मैं पजामा पहन के आ जाऊंगी। समझ गए हो? तो एक चीज जो आप मुझसे मांगते हो, एक चीज जो मैं चाहूंगी कि आप मुझसे लो, वो है पेडागॉगी। कि नहीं मैम एक और बार, नहीं मैम दोबारा डाउट, ये डाउट वो डाउट,
ठीक है ना। मैंने अपनी लाइफ में पिछले 4 से 5 सालों में जितने भी पेपर 1 के बच्चों को पढ़ा है, उसमें से चुनिंदा बच्चे हैं जिनके नाम मुझे आज तक याद है, राइट। उसमें से एक स्टूडेंट था जो मुझे मेरी पहली वाली फर्म पे जहां मैं पढ़ाती थी अनअकैडमी पे, वहां पर मिला था, और उसने बाद में जेआरएफ अड्डा का भी पेड़ लिया। उसने जिस हिसाब से मुझे मजबूर किया कि मैं और ज्यादा करूं, राइट। उसने ऐसे ऐसे सवाल पूछे, वो ऐसी ऐसी चीजें पढ़ के आता था और पूछता था कि मैम ये भी लिखा था उसमें, ऐसा भी था। मुझे ऐसा लगता है कि सही मायने में अगर हमको कुछ करना है ना, कुछ सीखना है, तो हम उस लेवल पे जाएं। ये नहीं कि हम क्रिप कर रहे हैं कि मैम ये नहीं था, वो नहीं था, जो है वो मोर देन सफिशिएंट रहेगा। बस ये याद रखना, एक टीचर से आप बेस्ट जो लेके जा सकते हो वो है उसका स्किल सेट, वो है उसका पेडागॉगी, वो है उसका पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका, वो है वो कैसे सवालों को हल करता है। क्योंकि एग्जाम के अंदर पीडीएफ नहीं काम आएगी, एग्जाम के अंदर वो स्किल काम आएगी कि उस पीडीएफ में जो लिखा है वो पढ़ के मैं अप्लाई कर पा रहा हूं या नहीं। तो हम ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी चीजें इस कोर्स के पैकेज में लेते हैं। मैं कुछ लिख के नहीं लाई हूं कि ये यूएसपी है, क्योंकि आप भी जानते हो 2 साल पहले मैंने पहला पेड कोर्स बनाया था नवंबर के अंदर, और आप ये जानते हो जो जो चीजें लिखी है ना वो मेरे अंदर है। मैं रिसर्च एप्टीट्यूड में अभी ऑफलाइन में एक स्टूडेंट आया था, अंकित नाम था शायद उसका, उसने बोला मैम आप ये कीवर्ड कहां से बनाते हो, कहां से लाते हो आप ये? तो मैं कहीं से लाती या बनाती नहीं हूं, ये मेरे अंदर का है। मैंने पेपर 1 या मेरा पेपर 2 जो भी मैं पढ़ाऊंगी वो मैंने अपने अंदर डाल लिया है, वो मेरे नेचर में है। अब आज से मुझसे कभी मिलोगे ना, जैसे कल भी 2 स्टूडेंट आए थे उत्तराखंड से मिलने, तो वो देख के बोले मैम लग ही नहीं रहा कि ये ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है। आप वहां भी वैसे बात कर रहे थे, यहाँ भी मेरे साथ ऐसा ही है। जो मैं बोल रही हूँ मैं वो हूँ अंदर से, और मैं वही चीजें बोलती हूँ। मैं एग्जाम्पल में या कभी स्ट्रैटेजी वीडियो कोई उठा के देख लेना, आपको लगता होगा कि इसमें भी रिसर्च बोल रहे हो, इसमें टीचिंग बोल रहे हो, इसमें आईसीटी बोल, यही चलेगा। बस मैं वही चाहती हूँ आपके अंदर। ऐसे नहीं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे नहीं, हमने तो पर्सनालिटी बना लेनी है, अंदर तक चला जाना चाहिए। यूजीसी नेट पेपर 1 पढ़ रहे हो या अगर मेरे से कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हो, फील आ जाना चाहिए कि हाँ यार ये हुई बात, अब लग रहा है कि कुछ पढ़ाई की है, समझ में आ गया है। तो बस एक मौका दीजिएगा, पेशेंस रखिएगा, और कुछ अच्छा करके जाएंगे। मेहनत करेंगे तो अच्छा हो ही जाएगा, भगवान पे ट्रस्ट रखिएगा, बाकी मौका दीजिएगा। दूसरी चीज हमेशा याद रखना, क्लास शुरू होने से पहले, बाकी सबका मुझे पता नहीं पैटर्न कैसा है, सबकी अपनी अपनी पेडागॉगी होती है। एक चीज हमेशा याद रखना, एक खाली पन्ना या कॉपी और एक पेन मेरी क्लास में इसके बिना कोई एंटर ना करे। भले ही आप घर से पढ़ रहे हो, पर आप ये विश्वास रखना, मेरी एकदम 5G वाली आंखें हैं, एकदम अंतर्मन से पता लग जाता है कौन सा बच्चा लिख रहा है कौन सा नहीं लिख रहा है। चाहे मैं आपको कितने नोट्स दूं, मैं आपको हैंडबुक दूंगी, सब दूंगी। जिसने पेपर 1 प्लस पेपर 2 वाला पैकेज लिया उसको हैंडबुक भी मिल रही है, सब मिल रहा है। बट फिर भी मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज टेक अ पेपर एंड पेन व्हाइल यू आर स्टार्टिंग। ठीक है, बिल्कुल जो कहेंगे एकदम सत्य कहेंगे, कड़वा भी लगेगा, डांट भी खाओगे। और अगर ऐसे सोचते हो कि मैम आपने डांट दिया और मैं नहीं आ रहा आपकी क्लास में, अगर ऐसा सोचोगे तो मत ही लो कोर्स। अगर ऐसा है तो मैं तो डांटूंगी, मेरा हक है आप पे, मैं डांटूंगी भी, मैं सिखाऊंगी भी, मैं सीखूंगी भी आपसे, तभी काम चलेगा। मैं अगले 5 महीने के आप लोगों को गोद ले चुकी हूँ, अपना चुकी हूँ, बस अब आपको भी अपनाना पड़ेगा। और जब हम किसी को अपनाते हैं ना, तो हम उसकी सिर्फ अच्छाई नहीं लेते, उसकी बुराई भी लेते हैं। तो वी हैव टू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली नाउ। घर में सबको पता चलना चाहिए कि हाँ अदिति मैम की क्लास है, पता चल जाना चाहिए अपने आप, आपकी सिंसियरिटी देके, कॉपी पेन देके कि हाँ भाई ये क्लास ले रहा होगा अदिति मैम की। मेरे को आपके बीच में फेमस नहीं होना, मेरे को आपकी मम्मी दादी के बीच में फेमस होना है कि अच्छा उस टीचर की क्लास है तभी इतना चुपचाप बैठा है, तभी इतना सिंसियरली बैठा है, तभी इतना हंसी आ रही है। वो हंसाने वसाने का काम मैं सब कर लूंगी, बस आप इतना ध्यान रखना। अब आ जाते हैं टू द पॉइंट, चलो हमारी बातचीत पर। बातचीत ऐसी है, जैसा मैंने कहा कि हम लोगों को पेपर पेन उठाना है, और पेपर पेन उठा के ऐसे एक एन सर्किल कर लेना, ठीक है। एन सर्किल करके लिखना पेपर 1। ये आप लोगों को बता रही हूं कि कैसे आपके नोट्स बनेंगे। पेपर 1 के अंदर ऐसे 10 तीर निकाल लेना, और 10 तीरों के अंदर ऐसे यूनिट वाइज ऐसे छोटे हर्डल्स बना लेना, ऐसा स्क्वायर बना लेना, थोड़ा अलग हो जाएगा। रिसर्च एप्टीट्यूड समझ गए हैं, ऐसे सारी यूनिट का बना लेना है आपको। अब मैं बताती हूँ कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि ऐसा क्यों बनाना है। जब हम लोग किसी एग्जाम के लिए तैयारी करने जाते हैं, सही बात है, तो जब हम एग्जाम के लिए तैयारी करने जाते हैं तो सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करके हम ये समझते हैं कि आखिर मुझे इस पेपर में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है,
है ना। अब मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया कि आपको ये समझना पड़ेगा कि यार मेरे लिए कौन सी यूनिट वर्क करती है। अब आप बोलोगे मैम मैं तो बिगिनर हूं, मैंने तो इससे पहले कभी पेपर 1 पढ़ा ही नहीं है, तो मुझे कैसे पता मेरे लिए कौन सी यूनिट काम करती है या कौन सी नहीं करती है। आज आप सब लोगों को एक होमवर्क देके जा रही हूं, है ना। अगली जो मेरा सेशन रहेगा मैं आपको बताऊंगी, अभी अगला सेशन रहेगा मेरा मंडे को, नेक्स्ट मंडे को, है ना। क्यों रहेगा वो भी मैं समझाऊंगी। जो मेरा सेशन है नेक्स्ट मंडे को, मैं आके आप लोगों से पहला सवाल यही पूछूंगी। अब ये जो 6 दिन है इसमें आपको क्या करना है, इसमें आप सभी लोगों को करना है कि एक तरफ आपका पेपर 2 के सिलेबस रखो, एक तरफ अपना पेपर 1 का सिलेबस रखो। आपके पेपर 2 में ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो पेपर 1 के अंदर रिजेंबल करती होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप कॉमर्स के हो तो रिसर्च जैसी चीजें, आप इंग्लिश लिटरेचर के हो तो रिसर्च, है ना, आप एजुकेशन के हो तो रिसर्च, आप कंप्यूटर साइंस के हो तो आईसीटी, आप हायर एजुकेशन देखोगे हिस्ट्री में। कुल मिला के ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपके पेपर 2 के फोर्टे होती है, आपकी पेपर 1 के अंदर पूछी जाती है। अगर कोई एनवायरमेंटल साइंस से जेआरएफ करना चाहता है तो पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट बाय डिफॉल्ट उसका फेवरेट होगा, बाय डिफॉल्ट उसको समझ में आता होगा। मैं आईसीटी क्यों समझती हूँ, क्यों मुझे अच्छी लगती होगी, क्योंकि मैम आप कंप्यूटर साइंस के हो, है ना। डीआई, मैथमेटिकल रीजनिंग, ये कॉमर्स के बच्चों को सबसे अच्छा कैसे आता है। अरे मैम स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स के बच्चों को क्यों आता है, अरे मैम पढ़ते हैं, स्टैट्स पढ़ते हैं, रिसर्च पढ़ते हैं। कुछ कुछ यूनिट सबकी होती, कुछ ऐसी होती है जो किसी को नहीं आती होगी या किसी ने नहीं पढ़ी होगी, जैसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड। एजुकेशन वालों को छोड़ दो, साइकोलॉजी वालों को छोड़ दो, तो कहाँ पढ़ी है ज्यादा, है ना। कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन वालों को छोड़ दो, तो इसके अलावा ज्यादातर हम नहीं पढ़ते हैं। बिल्कुल सही बात है। बट अगर आप नोटिस करो और दोनों तरफ आप अपना सिलेबस देखोगे तो आपको ये चीज पता चलेगी, हाँ मैम कुछ कुछ ऐसी यूनिट्स हैं जो अच्छी हैं हमारे लिए। अब पढ़नी हमको 10 की 10 है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट हाँ ये जरूर आप लोगों को पता है कि यस मैम हमारे लिए ये वाला साइड और ये वाला साइड देख के हमको ये समझ में आ गया कि ये मेरी टॉप 5 यूनिट्स बन सकती है। प्रायोरिटी वाइज सेट करना है आरसी और डीआई को हटा के, मतलब 8 में से टॉप 5 यूनिट पकड़ लेनी है कि यार ये मेरी मैम प्रायोरिटी वाइज नंबर 1 पे आएगी, नंबर 2 जैसे मैं बोलूं मेरा आईसीटी आएगा, मेरा रिसर्च आएगा, लॉजिकल रीजनिंग आएगा, डीआई मैथमेटिकल रीजनिंग आएगा, टीचिंग एप्ट, इस तरीके से सेट कर लेना है। कर लोगे, प्लस आरसी और डीआई, है ना। ये आपका कमजोर है तो भी सॉलिड करना है, और अगर सॉलिड है तो अच्छी बात है ही, पर इनको छोड़ के 5 यूनिट्स को प्रायोरिटी में डालना है। मैम जब हम ये कर लेंगे तो 5 और 2 7, 3 ऐसी यूनिट बच जाएगी जो कच्ची पच्ची होगी। उनका क्या करना है वो मैं मंडे को आपको बताऊंगी, बट हाँ उनको अलग से रख लेना और ये 7 यूनिट्स को अलग हब में बना लेना। कर लोगे इतना? मुझे पता है मैं छोटे बच्चों की जैसे आपको बता रही हूं, बट ये सारे सीक्रेट्स इसीलिए दे रही हूं आपको कि मेरे हिसाब से अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है अगर आप टारगेट करके चल रहे हो कि मेरे को भैया 40 सवाल सही करने, मेरे को 80 नंबर लाने। सिंपल सी कहानी, और ये मैं आप ही को दूंगी, ये हर किसी को नहीं पता होता है। आपने मेरे पे ट्रस्ट किया है, आप आए हो यहाँ पेड़ पे, तो मैं आपको थोड़ा स्पेशल देना चाहती हूँ। समझ गए हो मैम? यस, ये भी हम कर लेंगे। ये कर लोगे ना? वेरी गुड, अच्छी बात है। अब जब आप ये करोगे तो इससे 2 फायदे होंगे। एक, आपको ये पता लग जाएगा कि मेरा यूनिट क्लासिफिकेशन क्या है, मेरे लिए टॉप प्रायोरिटी पे क्या है, और आपको ये पता लग जाएगा कि ये कौन सी यूनिट मेरे बस की कम है। 3 ऐसी यूनिट होगी जो मैम मेरे बस की नहीं। जैसे मैं अपनी 3 यूनिट बोलती हूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा मन नहीं करता है, बोल सकते हो आप, इंडियन लॉजिक पढ़ने का, मेरा हायर एजुकेशन और एनवायरमेंट पढ़ने का भी मन नहीं करता है ना। कम पढ़ती हूँ मैं, सबसे कम यही 3 यूनिट्स पढ़ती हूँ। ठीक है, मेरा है ऐसा, आपका भी कुछ ना कुछ होगा। सबका अपना अपना फोटे होता है, सबका अपना अपना जो है वो फोटे नहीं होता है। सही बात है ना? डन। दूसरा फायदा ये होगा कि आपको आपका सिलेबस टिप्स पे हो जाएगा। आपको एटलीस्ट ये आइडिया लग जाएगा कि कौन सी यूनिट में क्या लिखा था, कैसा था, ये था। सिलेबस आपके दिमाग में क्लियर होना बहुत जरूरी है। मैं आपको बहुत सारी ऐसी चीजें पढ़ाऊंगी जो सिलेबस में नहीं लिखी होगी, बहुत सारी ऐसी चीजें नहीं पढ़ाऊंगी जो सिलेबस में लिखी हुई होगी, क्योंकि वो मेरा डिपार्टमेंट है फैक्टराइज करना। देखो जो यूट्यूब वाला बच्चा है वो खुद से ही मेहनत करता है, आपके लिए हम मेहनत करेंगे, हम बताएंगे कि वो 30% ऑफ द सिलेबस क्या है जहां से 70% पेपर बनता है, वो मेरा काम होगा। बट हाँ, आपको आपका सिलेबस पता होना चाहिए, चाहे वो पेपर 1 हो या पेपर 2। तो 2 फायदे हो गए, एक पंथ 2 काज हो गए, कर सकते हो, वेरी गुड। अब आगे आ जाओ।
अब जो मैंने आप लोगों के लिए क्लासिफिकेशन किया है वो मैं आप लोगों को दे देती हूँ। इस क्लासिफिकेशन में 2020, 2021, 22, 23 एंड इवन 2024 जो अभी रिसेंट एग्जाम हुआ, इनके मैंने यूनिट वाइज क्लासिफिकेशन किए हैं कि किसमें से कितने सवाल बनते हैं, ठीक है ना। और ये जो मैंने किया है, ये मैंने किया कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स जो सबसे ज्यादा ऑडियंस लेते हैं। कंप्यूटर साइंस क्योंकि मेरा है तो इसलिए मैंने किया, कॉमर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस, ये कुछ ऐसे आप लोगों के हैं जिसमें रेयर से रेयर भी ले लिया, और जिसमें कुछ ऐसे कॉमन सब्जेक्ट्स मैंने लिए हैं जिसमें हम यूनिवर्सल जनरलाइजेशन निकाल सकते हैं कि हाँ यार ये होता होगा, वो होता है। अब ये क्या है, एक एग्जाम्पल केस है, एक पर्टिकुलर सिचुएशन है कि इस बारी, इस साल, इस पेपर में इतने सवाल आए थे। मैं ऐसे बहुत सारे पर्टिकुलर केसेस लाई हूं 2020 से 24 तक, और उनके थ्रू मैं एक थ्योरी बना लूंगी, एक जनरलाइजेशन कर लूंगी कि यार मेजरली नोटिस करो तो रिसर्च से इतने सवाल बन रहे हैं ऑन एन एवरेज पिछले 4-5 सालों में। समझ गए? तो ये जो वे ऑफ लर्निंग है इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव वे ऑफ लर्निंग। आज का पहला कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया, पता चला पर समझ लिया। क्या बोला? एग्जाम्पल केसेस लिए मैम आपने, 1 साल का एनालिसिस, 2 साल का एनालिसिस, 3 साल का, उन सब के अंदर कुछ कॉमन पैटर्न ढूंढा और आपने एक यूनिवर्सल जनरलाइजेशन कर दिया हमारे लिए कि भाई इस यूनिट से ऑन एन एवरेज इतने सवाल बनते हैं, इससे इतने बनते हैं, इससे इतने बनते हैं। ये झूठ है कि हर एक यूनिट से 5 सवाल बनते हैं, ऐसा नहीं होता है, आप देखना ऐसा नहीं होता है ना, बहुत रेयरली ऐसा होता है। बट अब वो है कि 50 सवाल आने हैं, 10 यूनिट है, तो हम एक मैट्रिक्स बना लेते हैं कि अच्छा हर यूनिट से 5 सवाल आएंगे, पर ऐसा नहीं, किसी से 6 आते, किसी से 4 आते हैं, किसी से 3 आते, किसी से 10 आ जाए, यू नेवर नो। तो इसलिए हम इस वे ऑफ लर्निंग को बोलते हैं इंडक्टिव वे ऑफ लर्निंग। जब भी हम कोई नई चीज लर्न करना चाहते हैं तो हम ज्यादातर इंडक्टिव रीजनिंग लगाते हैं। यही चीज हम रिसर्च एप्टीट्यूड में भी पढ़ते हैं कि जब हम लोग बेसिक रिसर्च करते हैं, प्योर रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च करते हैं, तो वो एक इंडक्टिव फॉर्म ऑफ लर्निंग होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट समझो, हर चीज में कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट है, आपको कभी पता ही नहीं चलेगा। इसे रिलेटिविटी के साथ में पढ़ेंगे अपन कि यार अच्छा ये था, तो बस वैसे ही होना चाहिए आपके साथ भी, आपके बात करने में आपकी नॉलेज दिख जाएगी, ठीक है। अब देखो अगर सीन है 2020 की मैं बात करूं, 2020 में इस तरीके से क्लासिफिकेशन रहा था। देखो रिसर्च एप्टीट्यूड की बात करूं तो 6 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, टीचिंग एप्टीट्यूड देख लो, एलआर देख लो, मतलब ऑन एन एवरेज अगर देखो तो 2020 में एक यूनिट जो बड़ी हाईलाइट होती हुई दिख रही है मैम, वो है लॉजिकल रीजनिंग। दिख रही है क्या? दिख रही है क्या? यस मैम दिख रही है। बाकी आप लोग अपनी रीडिंग लगा लेना, पीडीएफ आपको दे दूंगी क्योंकि मैंने तो कर लिया, तो मैं तो जनरलाइज करके ही दे दूंगी आपको, है ना। देन आया आप लोगों का 2021 का पेपर। अगर 2021 के अंदर क्यूमुलेशन लगा के देखोगे तो लॉजिकल रीजनिंग फिर काफी पॉपुलर बन के निकला। हायर एजुकेशन ने काफी मैम यहाँ पर ग्रोथ दिखाई है, आईसीटी ने काफी ग्रोथ दिखाई है ना, और रिसर्च बड़ा यूनिफॉर्म रहा है ना, रिसर्च काफी यूनिफॉर्म रहा है। 2021 का एनालिसिस है ये। फिर हम आए 2022 में। 2022 में भी नोटिस करो तो मैम लॉजिकल रीजनिंग दिख रहा है ना। इसके अलावा मैम सबसे परफेक्ट बैलेंस 2022 के इन पेपर्स के अंदर हमको दिख रहा है मैम, 2022 के पेपर्स में दिख रहा है। 2023 में 3 बारी एग्जाम हुआ था, तो एक बार देखते हैं। देखो फरवरी 2023 के अंदर जो पेपर हुआ था, अगर आप नोटिस करो तो कम्युनिकेशन भी ठीक ठाक पूछा गया है, लॉजिकल रीजनिंग भी ठीक ठाक पूछा गया है, इसके अलावा आईसीटी वाला पोर्शन भी ठीक ठाक पूछा गया है ना। ये 3 यूनिट पे काफी फोकस दिख रहा है। सबसे इजी मुझे लगता है ये पेपर था। अगर मैं दिसंबर पे आ जाऊं तो दिसंबर में नोटिस करोगे तो देखो टीचिंग एप्टीट्यूड काफी कम लग रहा है कि मैम मात्रा इसकी इतनी नहीं है। इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग फिर से मैम यहाँ पर उभरता हुआ सितारा, रिसर्च एप्टीट्यूड हमारा यहाँ पर दिख रहा है, एनवायरमेंट यहाँ पर काफी ज्यादा क्वेश्चंस हम लोगों को नोटिस करने मिल रहे हैं। फिर अगर मैं बात करूं कि हमारा जो अभी पेपर हुआ है जून 2024 वाला जो कैंसिल हो गया था, यहां पर शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का अगर मैं एनालिसिस करके आपको बोलूं तो यहां पर पूरे सिनेरियो में नोटिस करोगे तो रिसर्च एप्टीट्यूड यहां भी डोमिनेट कर रहा है, यहां भी 5 परफेक्ट सवाल आए हैं। बट इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग यहां पर भी मैम बड़ा जोरों शोरों से लेके चल रहा है आगे। वीडियो नहीं चल रहा है, क्या हो गया? सब चल तो रहा है बेटा, किसको इशू आ रहा है ना। सो कुल मिला के अगर आप लोग नोटिस करो तो देखो मैम एक ऐसी यूनिट जो है लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग का एक थ्योरेटिकल पार्ट आता है और एक आता है इसका इंडियन लॉजिक वाला पार्ट। थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल दोनों ही मैं ले लेती हूँ, यानी कुल मिला के एक आता है इसका नॉर्मल वाला पार्ट और एक आता है इसका इंडियन लॉजिक वाला पार्ट।
अब क्योंकि इसके अंदर खुद में दो बड़े पार्ट्स हैं और इस दो बड़े पार्ट को भी मैं फर्दर फैक्टराइज करूंगी एज, यहाँ पर थियोरेटिकल पार्ट होता है जैसे आर्ग्यूमेंटेशन, रीजनिंग, डेफिनेशंस, है ना, मूड्स एंड फिगर टाइप ऑफ टॉपिक्स, और कुछ आप लोग फैलेसी, है ना, और कुछ आप लोगों के होते हैं जैसे स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, पजल, ठीक है ना, कैलेंडर, क्लॉक, ये भी आप लोगों के आते हैं, इसी में आते हैं, सिलोजिज्म, है ना, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, तो ये सारे भी आप लोगों के लॉजिकल रीजनिंग में आते हैं। तो कुल मिला के लॉजिकल रीजनिंग और मैथमेटिकल रीजनिंग थोड़ा थोड़ा रिलेट करते हुए और साथ ही साथ इंडियन लॉजिक के साथ में ओवर दीज 4-5 इयर्स एनालिसिस हम लोगों को समझ में आया कि मैम एक तो रिसर्च, एक आईसीटी और एक आप लोगों का लॉजिकल रीजनिंग, इन्होंने काफी अच्छा स्कोप रखा है। इसके अलावा हायर एजुकेशन वाला पोर्शन भी काफी ज्यादा देखने मिला है ना, हायर एजुकेशन वाला पोर्शन भी काफी ज्यादा हमारा देखने हमको मिला है। तो ऑन एन एवरेज, जो मैंने आप लोगों को बोला था ना अभी, ऐसा खोखा बना लेना, खोखा बना के लिखना, ऑन एन एवरेज अगर आप लोग सभी यूनिट्स को लिखो तो देखो यहां पर हम लोग सब यूनिट के लिए देखेंगे और अपनी प्रायोरिटी सेट करेंगे। हर एक यूनिट अपना निकाल लिया आपने और उस यूनिट के अंदर हम लोगों ने नोटिस किया कि ऑन एन एवरेज 5 से 6 या 6 से 7 या 7 से 8 या 3 से 4 सवाल किन किन यूनिट से जो है वो हम एक्सपेक्ट करें। इसे मैं बोल रही हूँ रिटन वे मैनिफेस्टेशन, है ना, हम एक्सपेक्टेड अजम्पशन लगा रहे, प्रोजेक्शन लगा रहे कि इतने में से इतने सवाल बनने के चांसेस होते हैं, इसमें से इतने सवाल बनने के चांसेस होते हैं। फिर मैंने आपको बोला था कि 5 यूनिट आउट ऑफ 8 लिखनी है अपनी टॉप प्रायोरिटी, और कोशिश ये करनी है कि उन 5 के अंदर हमारा 1, 2, 3, 4, 5 में वो वाली यूनिट्स रहे जिनका एवरेज 5 या उससे ज्यादा सवालों वाला है। समझ में आ रहा है रिलेट कैसे कर रही हूं? अगर समझ में आ रहा है तो ट्राई करके देखना, मंडे को मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगी। ये ट्राई करना खुद से, ये आपकी स्ट्रैटेजी है, मैं सबके लिए बना सकती हूँ, अपने लिए आप ही बना सकते हो, है ना। कोशिश ये करनी है। अब जैसे मान लो कि रिसर्च एप्टीट्यूड काफी ज्यादा आ रहा है और आप बोलो कि मैम मेरे को रिसर्च एप्टीट्यूड नहीं समझ में आता, देखो हम ऐसे काम नहीं चला सकते। और अब क्योंकि सर्कमस्टांसेस और चेंज हो गए हैं, व्हाई, बिकॉज पीएचडी एंट्रेंस भी होगा आपका इसी एग्जाम से, तो इट इज ऑब्वियस कि मैम हमको पढ़ना ही पड़ेगा रिसर्च एप्टीट्यूड। तो आप बोले मैम मेरे को आईसीटी नहीं समझ में आता, अगर नहीं समझ में आता तो पढ़ना ही पड़ेगा। क्यों? आईसीटी टीचिंग में आएगा, आईसीटी लॉजिकल अपना रिसर्च एप्टीट्यूड में आएगा, आईसीटी कम्युनिकेशन में आएगा, आईसीटी एनवायरनमेंट में आएगा, आईसीटी हायर एजुकेशन में आएगा। तो आईसीटी तो मैम हब है, हर चीज में डिजिटल तो आएगा ही आएगा, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी तो आएगा ही, कहां छोड़ के भागोगे। बिल्कुल ऐसा पेपर 2 में भी करके दिखाऊंगी, अभी 7 बजे वाले वीडियो में करके दिखाऊं। आप टेंशन मत लो, आपने पेड ले लिया है, आपने मुझ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है, मैं सब स्ट्रैटेजी बना दूंगी आपकी, आप बस साथ देना है, अगले 5 महीने फॉलो करना है, क्योंकि ये एक दिन का टास्क है आपका। भले मुझे इसे बनाने में लगे होंगे 1 हफ्ता, बट आपके लिए ये 1 घंटा है। ये क्लास बनाने के लिए मेरे को 1 हफ्ता लगता है, ये सब बोलने के लिए मुझे 4 साल लगे एक्सपीरियंस वाइज, आपके लिए 1 घंटा है। यही तो काम होता है एक टीचर का ना, यही तो काम होता है एक कोर्स का। तो हम सब करेंगे, बस आपको वो फॉलो करना है, आपको अगले 5 महीने ये फॉलो करना है। अभी सब कुछ अच्छा लग रहा है, अभी सब कुछ पॉसिबल भी लगेगा, एक समय ऐसा आएगा जब हम अटक जाएंगे, जब ऐसा लगे नहीं यार नहीं करना, मैम नहीं आ रही मेरे को आईसीटी समझ में, मैं क्यों पढ़ रही हूँ मैम, मेरे को नहीं होता एनवायरमेंट याद, आएगा ऐसा समय, वो समय से ओवरकम करना है, वो समय ओवरकम करना है, बस फिर तो सिलेक्शन हो जाएगा। सही है ना। तो देखो पहली बात तो रो के भी पढ़ना है और हंस के भी पढ़ना है। तो अगर हंस के ही पढ़ लो तो चलेगा। मुझे सरकारी जॉब बिल्कुल पसंद नहीं है, पर मैं रोज जा रही हूँ। क्यों? मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, नहीं जाना होता, बट होता है ना घर में 2 शख्स हैं भाई जिनको अच्छा लगता है, वो है हमारे माताजी और पिताजी, कि चले जाए यार 1 साल और कर ले, ठीक है भाई, उनकी खुशी के लिए कर लेते हैं। तो मुझे पता है हंस के भी करनी है, रो के भी करनी है, तो जब करनी है तो क्यों रोना, क्यों क्रिप करना, ठीक है। हाँ ठीक है, कभी बोल दो कि नहीं पसंद, पर नहीं पसंद है फिर भी जाऊंगी, सुबह 7:30 बजे जाऊंगी ना। तो बस वैसे ही अपने लिए भी करना है ना। आपको ये नहीं आता वो नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है, सब सीखना है, ये एटीट्यूड के साथ जाना है और एकदम ब्लैंक होके जाना है। ठीक है भाई, ट्राई करते, लेट्स ट्राई, नो बैरियर एट ऑल, कोई भी साइकोलॉजिकल बैरियर लेके नहीं चलेंगे। ये सब कर सकते हो क्या? अगर कर सकते हो तो अब मैं आती हूं कि जब आपने ये किया तो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन सी यूनिट में से कौन कौन से सवाल
आपके ओवर द ईयर सबसे ज्यादा प्रोमिनेंटली आपसे पूछे गए। जैसे कि रिसर्च एप्टीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो देखो रिसर्च एप्टीट्यूड में ये कुछ टॉपिक्स जैसे रिसर्च के टाइप, सैम्पलिंग, एथिक्स, हाइपोथेसिस, वेरिएबल, 2020 में इनका बहुत बोलबाला रहा। 2021 के जितने भी सवाल बने उसमें रिसर्च का टाइप, लिटरेचर रिव्यू काफी ज्यादा एविडेंटली पूछा गया, वैलिडिटी टाइप्स, इफेक्ट्स एंड एरर वाला टॉपिक, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, सैम्पलिंग, ये वाला आपका टॉपिक रह गया। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं 2022 का तो फिर आप लोगों के मेथोडोलॉजी से सवाल काफी आए, रेफरेंसिंग स्टाइल से काफी सवाल आए, है ना। आप लोगों के एनालिसिस के टाइप, डिस्कोर्स क्या होता है, डिस्कोर्स एनालिसिस, थीमेटिक एनालिसिस, टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी पे बड़े सवाल आए। फिर मैंने फरवरी 2023 का देखूं तो मैम आपके इफेक्ट्स अगेन, प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है, हॉफथ्रोन इफेक्ट क्या होता है, रेफरेंसिंग स्टाइल, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, टाइप्स ऑफ रिसर्च, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, मेजरमेंट स्केल्स, है ना। इस तरीके की सारे के सारे सवाल बने। अगर मैं अभी जून 2023 का देखूं पेपर, तो जून 2023 में देखो आपके प्लेजरिज्म, ठीक है, टाइप्स ऑफ रिसर्च, टेस्टिंग, स्केल, एथिक्स, सैम्पलिंग, कुछ कुछ चीजें हैं जो मैम रेपिटेटिवली आ रही है, कुछ कुछ एक एक नया नया चीज ऐड हो रही है। प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर आ गए, रेफरेंसिंग स्टाइल आ गई, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, फुट नोट और एंड नोट एब्रिविएशंस आ गए, स्टैटिस्टिकल टूल्स पे बड़े सवाल बने, टाइप्स ऑफ रिसर्च, स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, टी कर, ये कर, वो कर, ये सारी चीजें की चीजें। देन आती है आपकी जून 2024, दोनों शिफ्ट के अंदर एनालिसिस करूं तो आप लोगों का रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, रिग्रेशन के टाइप्स पे सवाल आया, डिजिटल इनिशिएटिव्स जो रिसर्च के लिए गए, जैसे कि आपको पता है विद्वान, सिंधु, है ना, शुद्धि, सारे के सारे पोर्टल्स, सैम्पलिंग, टाइप्स ऑफ रिसर्च, फुटनोट एब्रिविएशंस आ गए, है ना, सीएफ क्या होता है मैम, कंपेयर होता है, जितने भी आप लोगों के रेफरेंसिंग स्टाइल्स थे ना उसके, रिसर्च की अप्रोचेस पे सवाल आते हैं, पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म, इंटरप्रेटिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, है ना, थ्रेड्स, वैलिडिटी के जितने भी थ्रेड्स होते हैं, आपको याद होगा मैच द कॉलम क्वेश्चन आया था, एक से ही हो गया था ना, चॉइस एलिमिनेशन करके, अगर आपने वीडियो देखा है आंसर की देखी होगी तो पता होगा। रिसर्च का डिसर्टेशन, देन आप लोगों के मेजरमेंट स्केल, और मेजरमेंट स्केल में भी दोनों टाइप की स्केल से सवाल आया था, एक तो आप लोगों की नॉर्मल नो आईआर वाली स्केल से, और एक आप लोगों का जो है एटीट्यूडनल स्केल से भी सवाल आया, लिकर्ट स्केल, थर्स्टोन, गटमैन, है ना, कांस्टेंट सम, रैंक सम। तो ये सारे के सारे जो है, ये सब जो मेहनत है आपके लिए, ये क्यों की गई है, ताकि आप लोगों को आइडिया लगे कि अच्छा रिसर्च से ये सब पूछा गया है, ऐसा है ना। देन अगर मैं बात करूं तो आईसीटी, राइट, आईसीटी की बात करूं, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो ये सारी चीजें करके मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो आप लोगों का पेपर 1 का यूनिट है, उस पेपर 1 के यूनिट में मैं, यानी कि जो मेरा नाम है, अगर कोई नहीं जानता है तो मेरा नाम अदिति शर्मा है, और मैं जो है आप सभी लोगों के लिए रिसर्च एप्टीट्यूड लेने वाली हूँ, आप लोगों के लिए आईसीटी लेने वाली हूँ, आप लोगों के लिए लॉजिकल रीजनिंग लेने वाली हूँ, ठीक है ना। फिर रचना मैम है, और रचना मैम जो है वो आपके लिए 2 ऐसे यूनिट्स लेने वाली है जो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे को बहुत ज्यादा परेशान करती है, बच्चे को पता नहीं, मुझे बहुत ज्यादा परेशान करती है, और साथ में इंडियन लॉजिक भी है इधर। देन आपके लिए है आयुषी मैम, और आयुषी मैम जो है वो आप लोगों के लिए मैथमेटिकल रीजनिंग वाला पूरा पोर्शन लेगी, डेटा इंटरप्रिटेशन वाला पूरा पोर्शन लेगी। देन आता है आपके लिए अदिति मैम पार्ट 2 इंग्लिश वाली, ये आपके लिए लेंगी टीचिंग एप्टीट्यूड, और जूही मैम है जो आप लोगों के लिए लेगी कम्युनिकेशन। तो आपके लिए कोई यूनिट नहीं बचेगा, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन साथ साथ में भी हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो ये पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन रहेगा, और इसी हिसाब से स्केड्यूल भी पूरा चलेगा। अभी मैं आपको मेरा स्केड्यूल दे दूंगी, ऐसे ही हर टीचर अपना अपना स्केड्यूल आपको देगा। ये मैं जो आपको बता रही हूँ रिसर्च एप्टीट्यूड का मैंने जो बनाया एनालिसिस, वो मैंने आपको दिया, ऐसे ही मैं आप लोगों को आईसीटी का दूंगी। देखो आईसीटी के अंदर 2020 के अंदर मेमोरीज, मेमोरी मैनेजमेंट हो गया, सर्च इंजन हो गया, ब्राउजर हो गया, अटैक्स, मैलवेयर वाला टॉपिक, डिजिटल इनिशिएटिव, नेटवर्किंग। 2021 के अंदर नंबर सिस्टम, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, प्रोटोकॉल्स पे काफी सवाल आए, इस बार भी प्रोटोकॉल में बड़े सवाल आए थे आपके। देन आपके 2022 में एक्सेल, माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे कि ट्विटर वगैरह, इन पे काफी सवाल आया। वेब की जनरेशन पे, नंबर सिस्टम यहाँ पर भी काफी रहा। वेब की जनरेशन 2023 फरवरी में भी बड़ी पूछी गई, एक्सेल पे आया, ईमेल पे आया, फाइल फॉर्मेट्स, प्रिंटर्स, टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स पे सवाल आया था। जून की अगर मैं बात करूं तो न्यू कॉन्सेप्ट जैसे कि वर्चुअल रियलिटी,
मेमोरी की हायरार्की, सॉफ्टवेयर्स, इन सब पे काफी सवाल पूछे गए। जून 2024 की बात करूं तो लॉजिक, अच्छा ये जून 2024 उसका चिपक गया, ठीक है, आपके कौन सा टॉपिक है, लॉजिकल रीजनिंग का आ गया, है ना। ऐसे ही मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाऊंगी नहीं, बट टीचिंग एप्टीट्यूड का भी मैंने क्लासिफिकेशन कर दिया है आपके लिए कि टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या क्या चीजें पूछी गई, है ना। आप लोगों को ये डिटेल में बताएंगे अदिति मैम। फिर आती है आप लोगों की मैथमेटिकल रीजनिंग में क्या क्या पोर्शन था जो आप लोगों का पूछा गया है ना। ये सारी चीजें आयुषी मैम आप लोगों को बताएगी सब, है ना। मैंने करके इस पीडीएफ में डाल दिया है कि सारा का सारा कि भाई कौन से यूनिट में कौन सा टॉपिक कहां पूछा गया, कम्युनिकेशन में कौन सी चीजें कहां पूछी गई, कैसे पूछी गई, सब के सब इसके अंदर आप लोगों को लिखा हुआ मिलेगा। अब ये सारी चीजें जो है ये रीडिंग वाली चीजें हैं जो आप लोग रीड करके समझ जाओगे, अच्छा ये है वो है। और मैं पहले दिन सारे टॉपिक्स आप लोगों को दिखाना भी नहीं चाहती क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि ये सारी चीजें उन बच्चों के लिए कोई मतलब की नहीं है जिन्होंने कभी पेपर 1 पढ़ा ही नहीं है, अभी उनको आइडिया ही नहीं है ना। तो अभी सबसे पहले फील लेना जरूरी है। तो मैंने आप लोगों को जैसे फील लेना बताया कि भाई प्रीवियस ईयर एनालिसिस करके अपना यूनिट क्लासिफिकेशन करके, हाँ अब मुझे ये पता होना चाहिए कि अच्छा अच्छा ऐसा ऐसा कुछ टॉपिक तो होता है, सिलेबस थॉरोली मेरे दिमाग में होना चाहिए, है ना, कि क्या है कैसा है ये है वो है। हाँ हाँ सारे सेशंस रिकॉर्डेड अवेलेबल होते हैं आपको, ठीक है। अब जो मेरा स्टाइल ऑफ टीचिंग है वो तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मेरा स्टडी प्लानर, एक सेकेंड रुकिएगा, डाउनलोड कर लूं, है ना। मेरा स्टडी प्लानर मैं आप लोगों को दे देती हूं। वैसे अबाउट कोर्स के अंदर तो स्टडी प्लानर चला गया होगा ना, देख लिया होगा आप लोगों ने। देखो दिख रहा है क्या, विजिबल टू एवरीवन। विजिबल टू एवरीवन। पेपर 2 का भी डाल दिया, पेपर 1 का भी डाल दिया है, जिस हिसाब से डाला है वो मैंने आपको बता दिया, है ना। अब देखो सीन ऐसा है कि हमारे लिए कुछ ऐसी यूनिट्स होती है जो हमें जल्दी पढ़ना बड़ा आवश्यकता होती है कि हमको वो यूनिट्स जल्दी पढ़नी होती है ना। इसी को ध्यान में रख के आपका पूरा स्केड्यूल बनाया गया है ताकि आप पे बर्डन ना पड़े, किसी भी बच्चे को ऐसा ना लगे कि यार मैं जो है वो मतलब ऐसा है कि मैम मैं एक साथ आईसीटी और एनवायरनमेंट कैसे पढ़ूं, मतलब कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, एक साथ इतना सारा कैसे पढ़े मैम। तो इसलिए मैंने आपका क्लासिफिकेशन ही कर दिया है मंथ वाइज। आप लोगों के लिए है देखो, जुलाई का मंथ, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है और नवंबर है ना, और दिसंबर का भी थोड़ा सा पार्ट है। अब जैसे मैंने आप लोगों को बोला जुलाई का टाइम है, तो हम लोग सबसे पहले जो यूनिट पे फोकस करेंगे और काम करना चाहते हैं वो दोनों ऐसी यूनिट्स हैं जैसे कि डेटा इंटरप्रिटेशन, जैसे कि आप लोगों का हायर एजुकेशन। ये बहुत जरूरी है कि हम बड़ी यूनिट्स को सबसे पहले उठाएं। अब बड़ी यूनिट से मेरा मतलब है भले ही मैं आपको 10 दिन में पूरा डीआई सिखा सकती हूँ, पर आप 10 दिन के अंदर डीआई में परफेक्ट नहीं हो सकते, आप नहीं हो सकते डीआई में परफेक्ट। तो आपके लिए जुलाई के अंदर डीआई और हायर एजुकेशन की क्लासेस पैरेलल में चलेगी। एक दिन में आपको 2 पेपर 1 की क्लासेस मिलेंगी जिसमें ये 2 यूनिट्स आपकी चलेगी। समझ में आ गया। उसके बाद में हम जब अगस्त के अंदर आएंगे तो मेरा यूनिट आईसीटी मैं लेके आऊंगी, आईसीटी, ठीक है। और इसके साथ में क्योंकि आईसीटी पढ़ रहे हैं तो रिलेट करते हुए पढ़ेंगे कम्युनिकेशन, समझ गए हैं। ये 2 यूनिट आपकी अगस्त के अंदर चलेगी। जब हम लोग सितंबर में पहुंचेंगे तो हम लोग लेके आएंगे हमारे लिए मैथमेटिकल रीजनिंग वाला पोर्शन। मैथमेटिकल रीजनिंग के साथ में हम चलाएंगे एनवायरमेंट। अकेला एनवायरमेंट पढ़ पढ़ के हो जाता है बच्चा बोर, तो जब मैथमेटिकल रीजनिंग वो साथ में पढ़ेगा तो उसे ऐसे लगेगा हाँ कुछ नया भी पढ़ रहे हैं और हम प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो हम लोगों को ऐसा नहीं लग रहा है कि थ्योरी थ्योरी हो गया है। देन आता है हमारा
अक्टूबर वाला पार्ट, और अक्टूबर वाले पार्ट में मैं फिर से आपके लिए लेके आ रही हूं भाई, देखो टीचिंग एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट। एंड देन वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड आप लोगों के लिए एक ऐसा यूनिट जिसको मैं 2 महीने चलाऊंगी बड़े तरीके से, अच्छे तरीके से, और जितने भी पीएचडी एंट्रेंसेस हैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स के बिहाफ पर बनाए हुए कंटेंट से, साथ ही साथ सबसे लास्ट में यानी आपका पूरा सितंबर वाला जब पेपर खत्म हो जाएगा, अगस्त और सितंबर, तो उनके भी क्वेश्चंस को लेकर मैं नवंबर में आप लोगों के लिए लेके आ लूंगी रिसर्च एप्टीट्यूड, और जो भी हमारा यूनिट बच गया है दैट इज इंडियन लॉजिक वाला पार्ट। तो ये पूरा स्केड्यूल है जो हमें फॉलो करना है, समझ गया है? ठीक है ना? तो सबसे पहले हम डीआई पे फोकस करेंगे, आरसी पे फोकस करेंगे और हायर एजुकेशन पढ़ेंगे, समझ में आया? देन हम लोग चलेंगे आईसीटी पे और कम्युनिकेशन पर, देन हम लोग लगाएंगे मैथमेटिकल रीजनिंग और एनवायरमेंट, फिर हम लोग चलेंगे टीचिंग और एलआर, फिर हम चलेंगे रिसर्च एंड इंडियन लॉजिक। रिसर्च को लास्ट में लेना मेरा ये डिसीजन है कि अगस्त का पेपर हो जाएगा, अगस्त सितंबर में, 4 सितंबर में, और उसके बाद में इनके पीएचडी एंट्रेंसेस के नंबर पता लग जाएंगे कि कितने नंबर पे कौन सा कॉलेज मिला है। क्योंकि मेरा मोटिव ये नहीं है कि सिर्फ यूजीसी नेट क्वालिफाई, मेरा मोटिव उससे बड़ा है। मुझे चाहिए कि आपका जेआरएफ हो और तुरंत आप पीएचडी में एडमिशन लो, और वो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम तो थ्रू आउट द प्रोसेस चलता ही रहेगा, जो आपको पता है आपके कोर्स में एडेड है। तो जब भी आपका पीएचडी एंट्रेंस हो गया है, आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो हम डेफिनेटली बैठ के बात करें आराम से गूगल मीट में। सो ये पूरा स्केड्यूल रहेगा, तो ना तो हेक्टिक, और ये सारी चीजें, और इसके पैरेलल में एक क्लास डेली आपके पेपर 2 की। मेरे साथ हो सीएस, तो 1 जुलाई से डेली, 1 जुलाई मतलब आज हो गया 1 जुलाई, तो मतलब नेक्स्ट मंडे से डेली हमारी क्लासेस चलेगी। अगस्त में भी हमारे मतलब पेपर 2 तो आप लोगों का रेगुलर चलेगा, क्योंकि हर पेपर 2 एक ही पढ़ना है बच्चे को। पेपर 1 में 10 की 10 यूनिट सभी को पढ़नी है, तो हमने मंथ वाइज डिवाइड कर लिया कि 2 इस महीने में, 2 इस महीने में, 2 इस महीने में, 2 इस महीने में और 2 इस महीने में। समझ में आ गया क्या? मैं पढ़ाऊंगी आपको रिसर्च, मैं पढ़ाऊंगी आईसीटी, और मैं पूरा लॉजिकल रीजनिंग आपको पढ़ाऊंगी। और ऐसा नहीं है, थ्रू आउट दी जर्नी मैं यही हूं, मैं कहीं भी कभी भी कोई भी क्लास लगा देती हूँ, कभी भी डाउट सेशन आ जाता है मेरा, तो वो आप उसकी टेंशन मत लो। समझ में आ गया है? तो ये रहेगा स्केड्यूल। ओवरबर्डन नहीं करनी है, चीजों को समझते हुए चलना है, धीरे धीरे पढ़ना है, कछुए की चाल चलनी है। हमको खरगोश नहीं बनना कि पहले ही महीने में 5-5 यूनिट पढ़ के बैठे हो और पता चल रहा है कि हो एक भी नहीं रही। और ये पीडीएफ का चक्कर नहीं लगाना है। मैं हर बैच को एक चीज समझाती हूँ, पढ़ाई करनी है, सीखना है, समझना है, रटना नहीं है। आराम से अपना समय लो, 1 महीने में 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़ो, और अपना पेपर 2 पे ध्यान दो। क्योंकि पेपर 1 में अगर 40 क्वेश्चन सही करने, तो पेपर 2 के अंदर 80 क्वेश्चन सही करने, तब जाके 120-220 नंबर बनेंगे। मेरा टारगेट 210 प्लस है, समझ रहे हो ना? तो रोज पेपर 2, अगर मैं 1 घंटा पढ़ा रही हूं तो आप 2 घंटे पढ़ोगे, 1 घंटा मेरे साथ और 1 घंटा उसको रिवाइज करने के लिए, समराइज करने के लिए, नोट्स बनाने के लिए। मैं 1.5 घंटा पढ़ा रही हूं तो आप 3 घंटा पढ़ रहे हो, 1.5 मेरा 1.5 आपका, तो ये हो गया आपका टाइम। और यहां पर हो गया आप लोगों का 1 घंटा 1 घंटा, समझ गए? तो ये हो गए आप लोगों के 2 घंटे 2 घंटे, और यहाँ के 2 घंटे, टोटल कितने हो गए? 6 घंटे, जिसमें से 3 घंटे की तो क्लास है, 3 ही घंटे सेल्फ स्टडी है, पता भी नहीं चलेगा, नोट मेकिंग के साथ में पढ़ भी लोगे, रिवीजन भी हो जाएगा, और नवंबर तक आते आते आपको पता भी नहीं चलेगा कि इधर की भी हो गई यूनिट्स और इधर की भी हो गई यूनिट्स। इस हिसाब से टाइम एडजस्ट करना है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ एग्जामिनेशन लाइक यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, 5 to 6 आवर विल बी वेरी हैंडी। ये स्केड्यूल बहुत सोच समझ के हमने बताया है। दिसंबर बैच लेने के लिए कॉल कर रहे हैं मैम, रिसीव नहीं कर रहा है, रिसीव ही नहीं कर रहा है नंबर। ऐसा तो होना तो नहीं चाहिए बेटा, सबने लिया ही है। मैंने इसीलिए, देखो आप में से बहुत सारे बच्चे मेरे को शिकायत करते हैं कि मैम कॉल नहीं उठा रहे। देखो नंबर ऑफ कॉल्स विद गॉड्स ग्रेस ज्यादा होते हैं कभी कभी, तो इशू हो जाता है। इसीलिए मैंने 1 जुलाई की जगह 7 जुलाई तक आपका एक्सटेंशन किया। मैं आज एंट्री बंद कर देती कोर्स की, बट कोई दिक्कत नहीं है। आप ओरिएंटेशन सेशन देखो, आपको लगे कि हाँ यार थोड़ा प्रॉमिसिंग लग रहा है, ये 100 MS का एटमॉस्फेयर देखो कि ऐसे आप कमेंट करो, इवन आप रेज हैंड करोगे तो हम वीडियो कॉल पे बात भी कर सकते हैं। आप
आप और मैं हमेशा वीडियो कॉल पे भी कनेक्टेड रह सकते हैं। तो अगर ये सारी चीजें आप लोग एक्सपीरियंस करके सोच रहे हो कि मेरे को कोर्स लेना है, तो मैंने 7 जुलाई तक एंट्री दे दी है, 7 जुलाई के बाद नहीं दूंगी, 8 जुलाई से तो पढ़ाई करनी है बेटा, है ना। हाँ, आप एप्लीकेशन पे जाके डायरेक्टली ले लो अगर आपका ऐसा मन है तो। कुल मिला के वो देखो आपका लुकआउट है। और सपोर्ट पे मैं दोबारा बोल दूंगी कि आप वो कॉल उठा ही रहे हैं, कल संडे को भी उन्होंने काम किया है, ऐसा तो नहीं है, हो सकता है मिस हो गया हो, कोई दिक्कत नहीं। आप एप्लीकेशन पे जाओ, चेकआउट कर लो, कोर्स ट्राई कर लो लेने का, तो ऑटोमेटिकली वो रिवर्ट कर देंगे आपको, ठीक है। अब मैंने जो समझाया वो समझ में आया क्या? अपने ऊपर ओवरबर्डन नहीं करना है। लाइव क्लासेस इसीलिए ले रही हूं, बेसिक से पढ़ेंगे, 1 महीने में 2 यूनिट पेपर 1 की और 1 पेपर 2 की, दोनों तीनों चीजें पैरेलल में चलाएंगे। मैं 3 घंटे पढ़ा रही हूं तो 3 घंटे सेल्फ स्टडी, उसमें आपको पता नहीं चलेगा, नोट्स बनाओगे, रिवाइज करोगे, हो जाएगा 1 घंटा, दैट्स इट। समझ में आ गया है? ये चीजें करनी है और रिविजन पैटर्न अपना मेंटेन करना है। हर यूनिट के खत्म होने के बाद में खुद से सारी रिकॉर्डिंग लगानी है, बैठ के रिवाइज करना है। इसके साथ में हर दिन, है ना, अभी कोर्स स्टार्ट होने के बाद बोल रही हूं, हमारे पास में टॉपिक वाइज क्विज आएगा, क्योंकि ये भी आप लोगों को मैंने दिया है, और ऐसा वैसा क्विज नहीं, है ना, सिर्फ लिखने के लिए। मैंने पहले ही बोला था, मैं लिखने के लिए कोई भी चीज अपने कोर्स की स्लाइड में नहीं लिखती हूँ। आपके लिए अलग से एक बंदा बैठाया है जो खुद नेट है 2 बार 3 बार, पॉलिटिकल साइंस है 3 बार नेट है वो, ठीक है। तो वो आपके लिए डेली क्विज बनाएगी, डेली, ठीक है ना। टॉपिक वाइज आपका आएगा क्विज। अब क्विज में 5 सवाल आएंगे, कभी 10 सवाल आएंगे, कभी 15 भी आ सकता है, कभी हो सकता है 5 आए, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्विज टॉपिक वाइज आएगा, आपको क्विज जाके अटेम्प्ट करना है, कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो डाउट सेशन में पूछना है। मैंने हमारे लिए जो शेड्यूल बनाया है मेरी यूनिट्स का, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। अपन अगस्त में स्टार्ट कर रहे हैं आईसीटी। मैं सबसे पहले जनरेशन पे काम करूंगी, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, लैंग्वेज एंड वेब, तीनों की जनरेशन अच्छे से समझेंगे, एक एक दिन देके। फिर हम आएंगे हमारा संडे को क्लास नहीं होती है। फिर आपका आएगा मॉडर्न कंप्यूटर, एकदम नक्शल में समझेंगे क्या होता है कैसे होता है। मैंने आपको सब टॉपिक्स भी दिए हैं, सारे देख लो, मैंने डिटेलिंग के साथ में अपना शीट बनाई है। सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हार्डवेयर पढ़ेंगे, हार्डवेयर में क्या क्या पढ़ाऊंगी। मेमोरी पे आएंगे, मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेमोरी की टाइप्स, मेमोरी की हायरार्की, मेमोरी की यूनिट्स और उनके न्यूमेरिकल्स, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। फिर 11 तारीख को संडे है तो हॉलीडे रख दिया है। फिर आते हैं हम लोग 12 तारीख पर, इंटरनेट शुरू करूंगी, इंटरनेट एंड इट्स रिलेटेड टर्म, लास्ट टॉपिक है आईसीटी सिलेबस में पढ़ोगे। इंटरनेट क्या है, क्लाउड क्या है, डब्ल्यूडब्ल्यू क्या है, और इंटरनेट की वर्किंग क्या होती है। फिर ओएसआई मॉडल के थ्रू रिलेट करके पढ़ेंगे कि कैसे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर बनता है, वो मैं आपको बता दूंगी क्लासेस में, आप समझ जाओगे। फिर ट्रांसमिशन मोड्स क्या होते हैं, मीडियम क्या होते हैं, एड्रेसिंग कितने टाइप की होती है, लॉजिकल, फिजिकल, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। फिर हम लोग इंटरनेट को कैसे यूज करते हैं, हमसे कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं, क्या क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं, सिक्योरिटी कैसे करनी होती है। एंड देन हम लोग आएंगे नंबर सिस्टम पे। नोटिस करोगे मैंने हर के बाद में, हर यूनिट के खत्म होने के बाद में मैंने मिसलेनियस क्लासेस ऐड करी है, और कम से कम 4 से 5 रिविजन क्लासेस। इसमें हम आपके डाउट लूंगी, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी, और आप लोगों से पूछूंगी कि आपने जो रिवाइज किया, ये 3 चीजें या ये 3 दिन 4 दिन जो हमने पढ़ा है, 27 दिन, वो रिवाइज करके मुझे पूरा श्योर पता होगा कि हाँ मैम ये यूनिट डन है। अब आप कुछ भी पूछ लो इस यूनिट से, ऐसी वाली पढ़ाई करनी है, ठीक है। देन हमारा आता है नेक्स्ट अक्टूबर, लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग के टॉपिक्स लिख दिए, सब टॉपिक्स लिख दिए, ऐसे ही रिसर्च का भी बनाऊंगी। अब आप बोलोगे मैम आपने रिसर्च में ना टॉपिक नहीं लिखे हैं, अभी रीजन दिया। टॉपिक आपको पता है मैं नवंबर से आऊंगी, 4 नवंबर से अपन डिटेल में पढ़ेंगे रिसर्च एप्ट। टॉपिक मैंने इसलिए नहीं लिखे हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ 24 के एनालिसिस पर नहीं जाऊंगी, मतलब जून वाले। अभी जो पेपर होगा ना अगस्त और सितंबर का, उसके एनालिसिस के बिहाफ पर, और जो जो कॉलेजेस में पीएचडी एंट्रेंस के टाइम पर इंटरव्यू में सवाल पूछे गए हैं, है ना, उसके बिहाफ पर मैं कुछ टॉपिक्स यहाँ पर रेसिप्रोकेट करूंगी, ऐड करूंगी, सब्ट्रैक्ट करूंगी, है ना। तो इसलिए मैंने अभी ये नहीं भरा है, ये मैं भर दूंगी, बहुत टाइम है, मैं भर दूंगी। पर जो यूनिट स्टैटिक है, सर्टेन है, वो मैंने भर दिए। ये थोड़ी डायनामिक यूनिट है, आई वांट टू नो, क्योंकि रिसर्च इज गोइंग टू कम इन एन एक्सटेंसिव मैनर, ये आप मान के चलो। तो मुझे रिसर्च पे थोड़ा और काम करना है, थोड़ा और रिसर्च के लिए रिसर्च करनी है, तो इसलिए मैंने ब्लैंक छोड़ा है। बट हाँ ये है कि स्केड्यूल मैंने दे दिया है, 4 नवंबर से लेकर पूरा रिसर्च ही पढ़ेंगे, 5 दिसंबर पूरा 1 महीना रिसर्च ही पढ़ेंगे। 5 दिसंबर को मैं आपको फ्री कर दूंगी। अगर इनकेस आपका एग्जाम इससे पहले हो जाता है, टेंशन नहीं लेनी है,
पहले करा दूंगी, सारे संडेज उड़ा दूंगी। मैंने तो दिवाली के दिन भी क्लास ली है, अभी भी लेने को रेडी हूँ, आप रेडी हो तो। बट हाँ, मतलब आप टेंशन मत लो, अगर आपका एग्जाम पहले हो जाता है तो पहले कोर्स करवा दूंगी, अगर आपका एग्जाम डिले हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। जिन्होंने पेपर 1 प्लस पेपर 2 वाला लिया उनका क्रैश कोर्स है। 25 दिसंबर से जैसे ही कोर्स खत्म होगा उसके नेक्स्ट मंडे आपका कोर्स क्रैश कोर्स स्टार्ट, रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। अब बात भाई देखो, हाँ अब आप लोगों के डाउट ले रही हूं, है ना, आपको जो जो डाउट है वो आप अपने बताते रहना। अब बात आती है मैम जिसने पेपर 1 प्लस पेपर 2 लिया है, टेस्ट सीरीज मिल गई, क्रैश कोर्स मिल जाएगा फ्री वाला, ठीक है ना, हैंडबुक मिल जाएगी, हैंडबुक पेपर 1 की भी मिलेगी, पेपर 2 की भी मिलेगी, है ना। ये याद रखना, अगर आज कोर्स लिए हो तो 15 दिन लगा लेना, 15 डेज, मतलब 2 हफ्ता मेरे को दोगे आप। 2 हफ्ते से पहले कॉल करके नहीं पूछोगे कि बुक कब आएगी, मैं आपको साफ बोल रही हूं, लो मत लो, रियलिटी बता रही हूं। 2 हफ्ते मुझे चाहिए बेटा, 2 हफ्ते। आज आपने बुक किया है, आज आपने कोर्स लिया है, तो एटलीस्ट 15 दिन लगेंगे, ऊपर नीचे ही मान लो आप 2-4 दिन, ऊपर ही मोस्टली, नीचे भी नहीं, है ना। अगर हमारे पास बुक देखो, मैंने अभी 100 बुक्स छपवाई थी, भेज दी है, अब मैं 500 का लॉट छपवाऊंगी और मैं भेज दूंगी। अब होता क्या है, मान लो 100 या 500 जो भी स्लॉट था वो खत्म हो गया, अब खत्म हो गया, बच्चों को डिलीवर करे थे, उस टाइम पे जितनी भी बुकिंग्स आती है उसके अकॉर्डिंग मुझे नेक्स्ट स्लॉट की प्री बुकिंग करनी पड़ती है प्रिंटर के पास में। और जो प्रिंटर है वो जोरदार होते हैं, वो बड़े नाटकबाजी करते हैं, कभी वो 10 दिन में काम करके दे देते हैं, कभी वो 2 ही दिन में काम करके दे देते हैं, तो वो उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है ना, वेंडर के ऊपर। अब इसलिए मैं आपसे बोलती हूँ कि मुझे एटलीस्ट 2 हफ्ते चाहिए, इससे पहले मैं नहीं दे सकती। आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, ये सच बता रही हूँ, ये मिनिमम टाइम है कि लगेगा ही लगेगा। आज से 15 दिन लगा के ही बैठो, मिनिमम इतना समय तो लगेगा। हाँ बट ये जरूर है, मिलेगी किताब, क्वालिटी की मिलेगी, और आपको ऐसे कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो रियल मेहनत है। और किताब में तो ऐसा भी नहीं है, सभी यूनिट्स मेरी ही है, मैंने ही लिखी हुई है वो, है ना, मैंने जितने 4 साल में पढ़ाया है सब दिया है उसमें, ठीक है। और क्योंकि अब मुझे थोड़ी और चीजें ऐड करनी है उसके अंदर, तो इसलिए मैंने थोड़ा टाइम लिया, 1 हफ्ते का। तो आप ये मान लेना कि लगभग आपके पास 15 से 20 दिन लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है, चला लेना। हाँ नहीं, पेपर जो बुक जो है वो अगर आपने इंग्लिश मीडियम में कोर्स लिया तो आपको इंग्लिश की भेजेंगे, अगर आपने हिंदी मीडियम का कोर्स लिया तो हिंदी मीडियम में भेजेंगे। जो मेरी क्लासेस रहेगी वो जैसे मैंने अभी बोला हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगी। और अगर आप पेपर 1 हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहते हो तो हिंदी मीडियम के टीचर्स अलग है, योगेश सर है, महविश मैम है और प्रीति मैम है ना, वो अलग तरीके से वो पूरा हिंदी में पढ़ाएंगे A to Z। तो इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम, दोनों में से आपको जो मन है आप वो ले सकते हो, मेरी क्लास बायलिंगुअल रहेगी, ठीक है। और बोलो कोई सवाल रह गया हो तो। आई होप मैंने आप लोगों को ओरिएंटेशन में जो भी रिक्वायर्ड होता है सब बता दिया, कब पढ़ाऊंगी, कैसे पढ़ाऊंगी, और क्या क्या मिलेगा, टाइमिंग क्या रहेगा। मेरा टाइमिंग 5 बजे ही रहेगा, देखो है ना, 90% ऑफ द टाइम मेरा 5 बजे ही रहता है, ठीक है। और अगर ऐसा हुआ कि जैसे विंटर्स आ जाएंगे तो विंटर्स में मेरा स्कूल का टाइम चेंज हो जाता है, तो मैं सुबह क्लास कर दूंगी, तो 11 बजे रहेगा, है ना। 2 ही टाइम है मेरे पास, या तो 11 AM रहेगा या 5 PM रहेगा। क्या क्वेश्चन है, एटम 2.0 के बारे में बता दे मैम, क्या बता दे, एटम 2.0 तो कंप्लीट करवा दिया ना, वो तो कंप्लीटेड ही है ना, कोर्स पूरा कोर्स कंप्लीटेड है। अगर आपकी वैलिडिटी खत्म हो गई थी तो वैलिडिटी एक्सटेंडेड है टिल अगस्त या सितंबर, जब तक आपका एग्जाम है, ठीक है, 4 सितंबर तक आपकी वैलिडिटी एक्सटेंडेड है, बिल्कुल। और जो उसके अंदर सारी चीजें हैं वो सब एज इट इज रहेगी, आपसे कुछ नहीं लिया जाएगा, आप आराम से पढ़ो जितना पढ़ सकते हो। नहीं 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 बेटा, ये दिसंबर का कोर्स है, एटम 2.0 वालों को ये कोर्स क्यों मिलेगा, वो कोर्स अलग है, ये कोर्स अलग है, दोनों मिक्स क्यों कर रहे हो। पेपर 1 में बाकी टीचर्स का स्केड्यूल्ड नहीं शो हो रहा है, हो जाएगा। रचना मैम का तो 5 जुलाई से पहले नहीं शो होगा, क्योंकि मैंने रचना मैम बताया ना डेंगू हो गया, तो रचना मैम का 5 जुलाई को आएगा स्केड्यूल, 4 जुलाई को है शायद उनका ओरिएंटेशन, इसीलिए मैंने 1 हफ्ते का समय लिया है आपसे। आपकी पहली क्लास 8 जुलाई को होगी, ठीक है। और आयुषी, अदिति मैम
और जूही मैम, इन तीनों के लिए मैं आपको स्केड्यूल दे दूंगी, ठीक है। अदिति मैम कम्युनिकेशन वाली, अदिति मैम अलग है, टीचिंग एप्टीट्यूड वाली, और मैं अलग, मैं रिसर्च आईसीटी लॉजिकल रीजनिंग। सीएस में स्केड्यूल लिखा है 7 PM। हाँ, सीएस कंप्यूटर साइंस की क्लास 7 बजे होगी। ठीक है, फिर भी आपका कोई भी डाउट रह जाता है, कोई भी दिक्कत आपको होती है, तो आप अभी जाते ही सपोर्ट पे कॉल कर लेना और उनसे पूछ लेना। बाकी ओरिएंटेशन सेशन आपके सामने है, कुछ और भी रह गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे बता देना। आयुषी मैम का स्केड्यूल आ गया है मैम, लेकिन पिछली बार ऐसा हुआ था कि ओल्ड स्टूडेंट को भी नहीं, पिछली बार ऐसा हुआ था पर अब की बार ऐसा नहीं होगा, वो लास्ट ईयर था ना। नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। वो मैंने सेल्स टीम से रिक्वेस्ट करी थी, वो एक ही बार के लिए उन्होंने किया, ऐसा नहीं होता बेटा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ना। वो बैच अलग रखेंगे, ये बैच अलग रखेंगे, बहुत सारा मिक्सचर नहीं करेंगे। आपको ये वाली चीजें चाहिए, ये वाली क्लासेस लेनी है तो नए तरीके से कोर्स लेना पड़ेगा। अब यही है, मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें। हिस्ट्री का क्लास कब से स्टार्ट होगा? सारे के सारे क्लासेस 8 जुलाई से ही स्टार्ट होंगी, पेपर 1 की भी और पेपर 2 की भी। हाँ, सारी क्लासेस 8 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी। 7 जुलाई तक का टाइम दिया है ना बच्चों को एनरोल करने का, ठीक है। आपको ओरिएंटेशन दे दिया, इस बीच में आप लोगों के लिए ओरिएंटेशन सेशन बाकी टीचर्स का भी हो जाएगा, रचना मैम का भी हो जाएगा, फिर सभी टीचर्स का ओरिएंटेशन हो गया, बच्चा सेटल्ड है। 8 जुलाई से क्लासेस स्टार्ट, ठीक है। मंडे की टाइमिंग क्या रहेगी? मंडे की टाइमिंग रहेगी वही जो बताई मैंने, कंप्यूटर साइंस की, शाम को 7 बजे। चलो गाइस, ठीक है ना, सो गुड लक। और जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं कंप्यूटर साइंस वाले, 7 PM मिल रही हूँ और 9 PM मिलूंगी यूट्यूब पे, ठीक है। आज बाय बाय। पेपर 1 की एक दिन के अंदर 2 क्लास होगी और पेपर 2 की 1 क्लास होगी, तो 3 क्लासेस इन अ डे होगी ही होगी।